and I am again live on Instagram and हम आगे बढ़ते हैं YouTube के कमेंट सेक्शन से लिए हुए अन्य प्रश्नों के साथ। मैं डॉक्टर बैनर्जी हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर का डायरेक्टर हूँ और हम लोग रेगुलरली IVF, ICSI, मेल इनफर्टिलिटी, मेल एजोस्पर्मिया और फीटल मेडिसिन का काम करते हैं। प्लीज़ गो अहेड विद योर क्वेश्चंस। AMH or sonography, which gives correct prediction for follicle count? Mostly AMH. AMH is the better way of getting the answer for quality and quantity of eggs. But if AMH एकदम से नहीं करते बन रहा है तो हम पर्सनली ओवरी का अल्ट्रासाउंड का फीचर देख के भी समझ जाते हैं कि क्या है। दोनों एक दूसरे परिपूरक हैं, कंटेम्प्रेरी बोल सकते हैं। सर, क्या ग्रेड 3 का एम्ब्रियो ग्लू लगाने के बाद चिपकने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं? ये एक एम्ब्रियो ग्लू को लेके भी काफ़ी सवाल करते हैं लोग। एम्ब्रियो ग्लू का मतलब ये नहीं है कि वो एक ग्लू है जैसे हम पेस्ट करते हैं। एम्ब्रियो ग्लू एक हाइड्रोनोलॉन, एक मीडिया का सप्लीमेंट है जो कि ऐसा बोला जाता है कि यूट्रस के भीतर जब हम उसको एम्ब्रियो को डालते हैं तो यूट्रस के भीतर जब हम एम्ब्रियो को बिठाते हैं यहाँ पर, तो ये जो इसकी लाइनिंग है, इसकी जो गद्दी है, इससे एक पदार्थ निकलता है हाइड्रोलुनॉन करके। जो एम्ब्रियो ग्लू है वो हाइड्रोलुनॉन रिच मीडिया है जिसमें हम एम्ब्रियो को जब डालते हैं तो यहाँ पर एपोजिशन होने का चांस बढ़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई ग्लू है या कोई, इसका सुनने ऐसा लगता है कि जैसे ही इसको चिपका देगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हेल्प कर सकता है। इट इज़ एन एड ऑन थेरेपी। सर, एक बार ट्रांसफ़र फेल हो गया है तो ऐसा क्या करें कि सेकेंड बार सक्सेस हो जाए? डिफ़िकल्ट टू गिव आंसर। ब्लास्टोसिस्ट भी जब ट्रांसफ़र करते हैं और फेल होता है तो बड़ी मुश्किल होती है कि हम रीज़न खोजें। या तो आप NIPGT कराइए, ये मैंने एक वीडियो डाला है यूट्यूब में कि कहाँ रीज़न हम खोज सकते हैं। या तो आप NIPGT करा के एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करिए अगली बार, या फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के पहले जो एंडोमेट्रियम है, जो जब बच्चेदानी की जो ज़मीन है जहाँ पर हम एम्ब्रियो बिठाएंगे, उसका विंडो पीरियड देख लीजिए, विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन की कब है। वो देखने का एक तरीका एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी ऐसे है। नॉर्मली उसका एक टेक्निकल नाम एरा कहलाता है। ऐसे बहुत सारी कंपनियों के बहुत सारे टेक्निक हैं जिसमें हम जीन एक्सप्रेशन देखते हैं। तो ये दोनों का करके देख सकते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। उससे हो सकता है कि ये सक्सेस रेट इम्प्रूव हो। अगेन आई एम टेलिंग यू, दीज IVF के जो चीज़ें होती हैं ये एड ऑन्स है। एड ऑन से थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है, बट एविडेंस बेस्ड ऐसा नहीं है कि इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाए। मेरी एज 36 है, दोनों ट्यूब खराब हो गई हैं एंडोमेट्रोसिस से, कोई सुझाव बताइए। दोनों ट्यूब यदि ख़राब हो गई हैं, 36 एज है, आप AMH करा लीजिए, आपका AMH कम निकलेगा। और आप यदि ट्यूब ख़राब है तो आप प्लीज़ जितना भी एग्स है उसको लेके आप IVF करा के 1-2 साइकिल उसके एम्ब्रियोज़ को फ्रीज़ करके पूल कर लीजिए, नहीं तो आपकी बहुत जल्दी ओवरी ख़त्म होने वाली है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद लोअर एब्डोमिनल पेन क्यों होता है? ये मेरे ख्याल से अपने पेशेंट का भी अभी हुआ था। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद के समय यदि लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। कोशिश करते हैं कि यूट्रस को पता ही नहीं चले। पर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद यदि हम फ्रेश ट्रांसफ़र करते हैं तो ओवरी जो होती है वो दवाइयों के कारण थोड़ा सा सूज जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है, स्वेल हो जाती है, तो उसका भारीपन एक महसूस हो सकता है। फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में दवाई के कारण जो हम प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का खूब सारा देते हैं उसके कारण भी पेट में एक अपचन और डाइजेशन का प्रॉब्लम, गैस, ये थोड़ा होता है जिसके कारण पेशेंट को दर्द हो सकता है। सर, मुझे मेडिसिन और इंजेक्शन से अंडे नहीं बन रहे हैं, क्या करना चाहिए? नहीं, यदि आपको अंडे नहीं बन रहे हैं मेडिसिन और इंजेक्शन से तो हम FSH-LH रिसेप्टर का जेनेटिक एनालिसिस भी कराते हैं कि वो इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काम करेगा कि नहीं करेगा। यदि नहीं कर रहा है तो फिर उसका क्या टेक्निक होगा। ये चीज़ें आपको देख के बता सकते हैं कि आपका प्रॉब्लम कहाँ पर है, और वो प्रॉब्लम को फिर कोशिश करते हैं सॉल्व करने का कि हम कौन सा इंजेक्शन देंगे, कि हम टैबलेट और इंजेक्शन का प्रोटोकॉल लगाएंगे। तो इसलिए IVF का जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी कस्टमाइज्ड होता है। सर, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में क्या नेचुरल प्रेगनेंसी कभी नहीं हो सकती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में कई बार आप देखेंगे थोड़े दिन बाद अचानक प्रेग्नेंट हो जाते हैं, बट अनएक्सप्लेन्ड को अनएक्सप्लेन्ड बोलना, कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छे से किसी चीज़ का यदि जांच नहीं किए तो आपको लगता है सब कुछ ठीक है,
पर मोस्ट ऑफ द टाइम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में आप देखेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो रहा। फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्यूब खुली रहती है, इसलिए बोलते हैं ट्यूब नॉर्मल है, पर ट्यूब वर्किंग है कि नहीं वो एक प्रेगनेंसी से ही समझ में आएगा। सर 8 साल हो गए हैं शादी को, 4 बार कंसीव हुआ, लेकिन 2 महीने के बाद हार्ट बीट आकर चली जाती है, आज तक कारण पता नहीं चला। नहीं, आपका जो ये रिपीटेड रिकरेंट एबॉर्शंस हैं, इसका टेक्निक है देखने का, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन तो है ही, और भी जो हस्बैंड वाइफ हैं उनको देखने का, रिकरेंट एबॉर्शन को देखने की बहुत सारी टेक्निक्स है, जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। बट ये एक लिमिट तक देखी जा सकती है, उसमें कुछ पकड़ में आ सकता है, जिससे हम आगे का ट्रीटमेंट दे के फिर आप प्रेग्नेंट हो, या प्रेग्नेंट होने के बाद ही आप कुछ ट्रीटमेंट ले लें जिसमें आपको वो हेल्प हो सके कंटिन्यू करने में। कैसे डिसाइड करते हैं कि एम्ब्रो एक ट्रांसफ़र करना है कि 2? अब ये डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, जैसे, और दूसरा आपके एम्ब्रियो बने कितने हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, पर अब मान लीजिए कि किसी का सिजेरियन सेक्शन हुआ है, या किसी का सिजेरियन सेक्शन हुआ, नसबंदी हो गई है और अब फिर से आईवीएफ चाहते हैं, तो उसमें यूट्रस का जो प्रॉब्लम है, उसमें यदि आप 2 एम्ब्रियो डालेंगे तो उसमें यदि दोनों बैठ गए तो ट्विंस होने पे यूट्रस को खतरा रहेगा, जब वो फाइनल स्टेज में पहुंचेगा तो रप्चर होने का खतरा रहता है। पर सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी एक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट अभी इंडिया में अधिकतर 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने का ही चलन है कि आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। भले ही उसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि ट्विन प्रेगनेंसी हो, जो कि लिटिल बिट हाई रिस्क होती है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने इंस्टाग्राम से जुड़ने वाले लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं और यू टेक इंटरेस्ट इन आवर वीडियोज़। हम आपके भी सुझावों का स्वागत करते हैं, और यदि आप मेरे चैनल को या मेरी इन्फॉर्मेशन को आपको अच्छा लगता है तो इसको आप स्प्रेड भी करिए, इसको शेयर करिए। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपके घर बैठे आपके उन क्वेश्चंस का जिनका मैं जवाब दे सकता हूँ, ट्रीटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का जवाब देना ठीक नहीं होता, इसलिए मैं वो क्वेश्चंस अवॉइड करता हूँ जिसमें आप किसी के द्वारा लिए जा रहे ट्रीटमेंट पे मुझसे ओपिनियन मांगते हैं, तो वो मत करिए। आपको जो भी क्वेश्चन है वो आप डाल सकते हो, ताकि मैं आपको यहाँ बैठ के आपको उन क्वेश्चंस का जवाब दे सकूं। मेरा ये उद्देश्य ये भी रहता है कि आपको जो साइंस है आईवीएफ का और फीटल मेडिसिन का, जेनेटिक्स का, उसका लोकल लैंग्वेज में एक समझाते हुए आंसर दूँ। आपको यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी देख सकते हैं, आप वहाँ जाके अपने सुझाव दे सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।